हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हिस्ट्री और भारत सेकेंड का चैप्टर 4 जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर इन द वर्ल्ड को कवर करेंगे क्लास 7th। सबसे पहले ये जानते हैं इस चैप्टर का मतलब क्या है। एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर इन द वर्ल्ड का मतलब है इंडिया की जो संस्कृति है उसका वो वर्ल्ड में कैसे एक्सपेंड होती है, तो इस चैप्टर में हम ये कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ेंगे। रोल ऑफ डिफरेंट चैनल्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर को डिफरेंट चैनल्स का क्या रोल रहा इंडिया की जो कल्चर है उसको एक्सपेंड करने में। फिर हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस क्या था इंडियन कल्चर ऑन द साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज कौन सी? इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और भी बहुत सारी कंट्रीज। तो इन कंट्रीज के ऊपर इंडिया के कल्चर का क्या कैसे प्रभाव पड़ा। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर ऑन द अदर कंट्रीज, और इंडिया का जो कल्चर है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, इन साउथ एशियन कंट्रीज़ के अलावा जो और कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस और कैसे पड़ा। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आइडियाज़ हो गए, नॉलेज हो गई, इंफॉर्मेशन हो गया, गुड्स एंड सर्विस जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होती है। मतलब इन सारी चीज़ों का आदान प्रदान, इसी को ग्लोबलाइजेशन बोला गया है। सो ग्लोबलाइजेशन के एरा में वेयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर रैपिड, जहाँ पर जो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो मेथड है वो बहुत ही रैपिड है, तेज है। वन कैन रीच एनी प्लेस इन फ्यू मिनट्स। अब देखो सबको पता है एक इंसान कुछ एक मिनट में कहीं भी पहुँच सकता है, तो बहुत फास्ट हो चुका है ट्रांसपोर्टेशन ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में। लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ इवेंट्स दैट हैपन इन ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड कैन बी सीन थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया लाइक सैटेलाइट चैनल्स। अब बहुत सारे सैटेलाइट चैनल्स की हेल्प से हम जो है लाइव ब्रॉडकास्ट एक जगह पर क्या हो रहा है वहाँ की, जैसे मीडिया ये दिखाते हैं ना न्यूज़ वाले कि साथ साथ में दिखाते हैं यहाँ पर ये हो रहा है, तो मतलब कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है सैटेलाइट चैनल्स की हेल्प से एक जगह की क्या इवेंट्स वहाँ पर एक वर्ल्ड में एक छोटे से पार्ट में क्या कुछ चल रहा है, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, तो वो जो है अच्छी तरीके से देखा जा सकता है, घर बैठे हम देख सकते हैं। इट इज एज इफ होल वर्ल्ड, अब देखो सारा का सारा वर्ल्ड जो है क्या हो चुका है, एक चीज के कंट्रोल में आ चुका है, और वो क्या चीज है? इंटरनेट। इंटरनेट के विदाउट कुछ भी नहीं हो सकता आज वर्ल्ड में। सो इंटरनेट ही एक ऐसी चीज है जिससे हम एक इंसान कहीं भी जा सकता है, एक इंसान जो है कहीं पर किसी से बात कर सकता है, ये भी देख सकता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो इंटरनेट ही एक ऐसी चीज़ है जिसने पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में किया है। वी कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन एट अ प्रेस ऑफ अ बटन। अब देखो एक बटन को प्रेस करते ही हमें किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है मिल सकती है। वन कैन इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद पर्सन लिविंग इन एनी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। अब देखो एक हमें पता है कि अब जैसे हमारे जो ब्रदर सिस्टर या भाई बहन या फिर जो भी माता पिता दूसरे वर्ल्ड में रहते हैं उनके साथ बातें करते हैं ना, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ हेल्प्स लेकर हम जो है बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक इंसान कहीं भी कॉर्नर में बैठा हो किसी भी वर्ल्ड में, सो हम उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं किसकी हेल्प से। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया साइट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने रिलेटिव से या किसी से भी बात कर सकते हैं। अब देखो टुडे इट सीम्स वेरी इजी टू, अब आज के टाइम पर ये बहुत ही इजी है हम सब के लिए, बट इमेजिन करो। अब देखो आज के टाइम पर हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ ही टाइम में हम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इमेजिन किया जा सके जो एंशिएंट टाइम्स में लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे, बहुत ही डिफिकल्ट होता था उनके लिए। सो इमेजिन हाउ पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैसे वो ट्रैवल करते थे व्हेन मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब उस टाइम पर जो आज के टाइम पर जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो मेथड्स आ चुके हैं उस टाइम पर नहीं थे। सो इनके विदाउट इन चीज़ के एब्सेंस में वो कैसे ट्रैवल करते थे वन प्लेस से अनदर, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। हाउ डिड दे कम्युनिकेट, कैसे वो आपस में कम्युनिकेट करते थे आपस में। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट सिंस एंशिएंट टाइम्स, हम सरप्राइज हो जाएंगे ये जानकर कि जो इंडिया के ट्रेड्स थे, इंडिया जो थी कंट्री पुराने टाइम में एंशिएंट टाइम्स में भी इंडिया के जो रिलेशंस थे वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ थे। एट दैट टाइम, उस टाइम पर इंडिया जो एक बहुत ही प्रचलित कंट्री थी, पूरे के पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक प्रचलित कंट्री थी एंशिएंट टाइम्स में। इन द साउथ, अब देखो साउथ में जो नीचे है, नीचे जो पार्ट है इंडिया का वो किससे सराउंडेड है? 3 साइड से, वो वाटर से, सी से सराउंडेड है। और जो ऊपर वाला पार्ट है इंडिया का, ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ से जो इंडिया है वो किससे सराउंडेड है? ऊपर वाला पार्ट जो है इंडिया का वो हिमालय से क्या है?
घिरा हुआ है हिमालयाज, जो कि एक बिल्कुल हाई वॉल की तरह काम कर रहा है। तो ये जो ऑब्स्टेकल है, जो ऑब्स्टेकल्स है ऑल्सो डिडंट स्टॉप इंडिया फ्रॉम इस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्ट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो नॉर्थ में तो हिमालयाज है और साउथ में जो है सी से घिरा हुआ है इंडिया। ये जो ऑब्स्टेकल्स है, जो ये कठिनाइयाँ हैं, ये भी इंडिया को नहीं रोक सकती दूसरी कंट्रीज़ के साथ कांटेक्ट करने में। सो जो रियलिटी है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने ट्रैवल किया है, बहुत सारी कंट्री में उन्होंने ट्रैवल किया, और इंडिया का जो कल्चर है उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी क्या छोड़ी है, मार्क छोड़ा है इंडिया का कल्चर का। टुडे देयर इज़ अ क्लियर ग्लिम्स ऑफ इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन। अब देखो आज के टाइम पर दो दूसरी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, जो दूसरे पार्ट्स है कंट्रीज़ है, वहाँ पर इंडिया का जो कल्चर है उसकी झलक देखी जा सकती है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में। ज़्यादातर तो साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में, ईस्ट एशिया में और यूरोप, रोमन ग्रीस में देखी जा सकती है इंडिया की झलक। किस चीज़ की झलक? इंडिया का जो कल्चर है उसकी। आप देखो, परहैप्स दिस इज द रीज़न वाई द टर्म्स इंडीज इज़ यूज फॉर द साउथ ईस्ट एंड द साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए। यही रीज़न है कि जो साउथ ईस्ट एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए इंडीज़ का जो है यूज़ किया जाता है। मतलब प्रेजेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया एट्सेट्रा, इन सभी के लिए क्या जो है, यही रीज़न है, ये जो एक्सपेंड हुआ है इंडिया का कल्चर, यही रीज़न है जिसकी वजह से आज इनको इंडीज़ के नाम से जानते हो। और जो इंडीज़ नाम है ये कहाँ से डराइव किया गया है? ये जो इंडिया की फेमस रिवर है सिंधु, जिसको इंडस रिवर बोलते हैं, वहाँ से इसका नाम रखा गया है। अब देखो, ये एक नियम है टू द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर, और इसी वजह से दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है इंडिया के कल्चर का। इट इज़ ऑल्सो पर्टिकुलरली नॉट वर्दी दैट इंडियन नेवर ट्राई टू फोर्स। अब ये भी देखो, इंडियंस ने कभी भी दूसरी कंट्री के ऊपर या दूसरी जो कंट्री के जो पीपल है उनके ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं डाला है कल्चर को फॉलो करने के लिए। उन्होंने अपनी मर्जी से फॉलो किया है। एंड आइडियाज ऑन एनीवन पीपल जो है अदर कंट्रीज हैव रैपिडली अडोप्टेड एंड एसिमिलेटेड द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। उन लोगों ने अपनी मर्जी से ही जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। इस चैप्टर में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इंडिया का जो कल्चर है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में कैसे वो स्प्रेड हुआ है, वो देखेंगे और साथ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स की हेल्प से सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, हाउ इट अफेक्टेड, और कैसे जो है इंडिया के कल्चर ने वहाँ के कल्चर को अफेक्ट किया। तो ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? जो रोल है ट्रेडर्स का, जो व्यापारी होते हैं उनका, ट्रेडर्स का देखेंगे हम क्या रोल रहा, फॉरेन जो ट्रैवलर्स हैं उनको देखेंगे, मिशनरीज को देखेंगे, एम्बेसडर, राजदूतों को देखेंगे, स्कॉलर्स, विद्वान, इन सभी का मेन रोल रहा है इंडिया के कल्चर को एक्सपेंड करने के लिए। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने दूसरी कंट्री में इंडिया के कल्चर को एक्सपेंड किया। सबसे पहले देखो, बिजनेस को पढ़ेंगे। एंशियंट इंडिया में बहुत सारी प्रोस्परस सिटीज़ थी, जैसे कि काशी हो गई, मथुरा, उज्जैन, पाटलिपुत्र एट्सेट्रा, और बहुत सारे डेवलप्ड पोर्ट्स भी थे, जैसे कि बिगुर गच्चा, तमरलिप्ती, कावेरीपट्टनम, अरिकमेडू एट्सेट्रा, जो ये लोकेटेड थी इंडिया के अंदर। और एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द मैरीटाइम ट्रेड अराउंड 500 BC। अब 500 BC के आसपास क्या होता है, समुद्री जो है व्यापार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इंडियन के जो मर्चेंट्स होते हैं डिफरेंट सिटीज़ से, पोर्ट से, वो ट्रैवल करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, ताकि उनको ट्रेड रिलेटेड बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। तो वो दूसरी कंट्री में ट्रेड करने के लिए जाते हैं। जैसे ही देखो, जो वेर एवर दीज ट्रेडर्स, जहाँ भी ये ट्रेडर्स जाते हैं, ये अपने साथ इंडिया के कल्चर अपने साथ लेकर जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो जिस कंट्री में वो गए हैं, जो उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जिस कंट्रीज़ में वो गए हैं वहाँ पर वो सेटल भी हो जाती हैं। तो मर्चेंट्स ने जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के जो कल्चर है उसको एक्सपेंड करने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इंडियन स्कॉलर्स हैं, इंडियन जो विद्वान हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स और जो मास्टर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं डिफरेंट बहुत सारी कंट्रीज़ में वो ट्रैवल करते हैं, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया का जो कल्चर है उसके गौरव को स्प्रेड करने के लिए। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखो 67 AD में मिंगती जो है वो चाइना के रूलर है, उनके इनवाइट करने पर, उनके इनविटेशन पर जो है 2 मास्टर, जिसका नाम है कश्यप मर्तंग एंड धर्म रक्षित, जो है ट्रिप पर जाते हैं, चाइना की ट्रिप पर जाते हैं, वहाँ के रूलर बुलाते हैं। तो 2 मास्टर वहाँ पर जाते हैं ट्रिप पर,
और व्हेन अनदर इंडियन, और जो दूसरा इंडियन है जिसका नाम आचार्य है कुमार जीव, जो है वो चाइना जाते हैं, वहाँ के रूलर्स बुलाते हैं इंडियंस को, तो वो वहाँ जाते हैं, वहाँ पर विजिट करते हैं, वहाँ की ट्रिप देखते हैं, वहाँ पर क्या कुछ है। तो बहुत उनके रिक्वेस्ट पर, रूलर्स के रिक्वेस्ट पर वो ट्रांसलेट करते हैं संस्कृत टेक्स्ट को चाइनीज़ में। जो संस्कृत टेक्स्ट होते हैं ना, उन संस्कृत टेक्स्ट को वो चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाते हैं वहाँ के रूलर्स। तो व्हेन आचार्य अतीश दीपंकर श्री ज्ञान, जो हेड है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं, वो जब तिब्बत जाते हैं 11th सेंचुरी में, ये प्रोवाइड करते एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर बुद्धिज़्म देर। तो वहाँ पर बुद्धिज़्म को एक बहुत ज़्यादा ये क्या करते हैं, नींव रखते हैं बुद्धिज़्म की। जब वो वहाँ पर जाते हैं, कौन जाते हैं, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के हेड होते हैं, तब वो वहाँ जाते हैं, तो वो एक नींव रखते हैं बुद्धिज़्म की वहाँ पर, जिसके कारण बहुत सारे तिब्बतन्स मतलब जो तिब्बत में वहाँ के जो लोग होते हैं उनको बोला गया है। तो वो बहुत सारे जो एडोप्ट करते हैं बुद्धिज़्म को, और डिक्लेयर किया जाता है बुद्धिज़्म को वहाँ का, तिब्बत का रिलीजियस मतलब ऑफिशियल रिलीजन वहाँ का उसको माना जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। इवन टुडे आज भी जो दलाई लामा है तिब्बत के, वो एक बहुत ही प्रचलित जो है लीडर है बुद्धिज़्म के। इसके बाद देखो एजुकेशनल सेंटर देखेंगे। एजुकेशनल सेंटर एंशिएंट टाइम्स में देर वर बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी एट्सेट्रा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए ही एक अट्रैक्शन का व्यू नहीं थी वो, लेकिन जो फॉरेन स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स थे वो भी इंडिया में यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। मतलब कि सिर्फ इंडियंस ही नहीं थे, जब इंडिया के ही जो पीपल है वो यहाँ पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, बल्कि जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ के जो स्कॉलर्स है, स्टूडेंट्स है, वो भी इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आते थे। फॉरेन स्कॉलर्स ऑफन यूज टू कम नालंदा यूनिवर्सिटी में आते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। ये बोला जाता है कि जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है यहाँ, इस यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है वो 7th स्टोरी हाई बिल्डिंग है। व्हेन दी स्टूडेंट्स, जब ये स्टूडेंट्स वापस अपनी कंट्रीज़ में जाते हैं स्टडी को कंप्लीट करने के बाद, तो वो अपने साथ इंडियन का जो कल्चर है, इंडियन जो संस्कृति है, वो अपने साथ लेकर जाते हैं अपनी कंट्री में। अब देखो चाइनीज़ ट्रैवल, जिसका नाम है यूंग सैंग, वो मेंशन करते हैं अपने एक्सपीरियंस। वो 2 यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वो उन 2 यूनिवर्सिटीज़ में उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, तो ये अपने एक्सपीरियंस को मेंशन करते हैं इंडिया के अंदर। तो नालंदा और वल्लभी जो यूनिवर्सिटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं ये जब इंडिया आते हैं। तो सिमिलरली तरनाथ एक स्कॉलर है, ये भी एक विद्वान है तिब्बत के, ये डिस्क्राइब करते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एंड द नॉलेज, और जो उन्होंने ज्ञान यहाँ से प्राप्त किया वो सब कुछ वो वहाँ पर मेंशन करते हैं, वहाँ पर वो डिस्क्राइब करते हैं। सो इंडियन कल्चर जो है वो स्प्रेड आउटसाइड इंडिया थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन की उससे भी जो इंडिया का कल्चर है वो दूसरी कंट्रीज़ में जो है स्प्रेड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। इसके बाद हम मिशनरीज एंड एम्बेसडर्स के बारे में करेंगे। अब मिशनरीज क्या होते हैं? मिशनरीज होते हैं जब एक कंट्री का कोई एक पर्सन दूसरी कंट्री में जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, अपनी कंट्री के रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए, वहाँ पर स्प्रेड करने के लिए, इसको मिशनरीज बोला जाता है। और एम्बेसडर होते हैं राजदूत। तो मिशनरीज एंड एम्बेसडर्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया का कल्चर और इसकी सिविलाइजेशन को अब्रॉड दूसरी कंट्रीज़ में स्प्रेड करने के लिए। अब देखो किंग अशोक क्या करते हैं, अपनी जो उनका जो पुत्र होता है महेंद्र और इनकी जो पुत्री होती है संघमित्रा, उनको श्रीलंका भेजते हैं ताकि लॉर्ड बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उनको वहाँ पर प्रचार किया जा सके श्रीलंका में। इनके साथ वो बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी वहाँ उनके साथ जाते हैं। और ये बिलीव किया जाता है कि महेंद्र क्या करते हैं, जो बिहार के अंदर बोधि ट्री था, गया के अंदर, बिहार में गया के अंदर एक बोधि ट्री है, उस बोधि ट्री की एक शाखा वो अपने साथ श्रीलंका लेके गए थे और वहाँ पर उन्होंने उसको प्लांट किया था। और बाद में जो बुद्धिज़्म है वहाँ पर पॉपुलर हो जाता है श्रीलंका के अंदर, और 2 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जिनका नाम है महाविहार एंड अभ्यागिरी को वहाँ पर बनवाया जाता है, मोनेस्ट्री मठों को वहाँ पर बनवाया जाता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम बुद्धिज़्म रिमेन्ड, और बहुत टाइम तक बुद्धिज़्म जो है श्रीलंका का एक जो मेन रिलीजन है वो वहाँ पर रहा, और जो पाली लैंग्वेज है वो भी वहाँ की लिटरेरी लैंग्वेज बहुत टाइम तक रही। सिमिलरली जो कल्चरल टाइज है इंडिया और कंबोडिया के बीच में, जो रिलेशंस है वो गहरे होते गए 1st एंड 2nd सेंचुरी AD में, जब एक ब्राह्मण इंडियन ओरिजिन जिसका नाम है कौंडिन्य ने वहाँ पर कौंडिन्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। तो बहुत ज़्यादा गहरे रिलेशंस जो है कंबोडिया और इंडिया के बीच में हो गए थे।
अब फॉरेन ट्रैवलर्स देखेंगे, जो बाहर से जो ट्रैवलर्स आते हैं वो स्कॉलर्स जैसे कि विद्वान जैसे कि मेगनथीसिस एंड डियोनियस जो है इंडिया में आते हैं मौर्यन पीरियड के टाइम पर। चाइनीज़ ट्रैवलर जिसका नाम है फे ह्यूंग, ये चंद्रगुप्त सेकंड के रूल के टाइम पर इंडिया में आते हैं। तो इन हिज बुक, उनकी बुक में जिसका नाम है फो कू किंग कि ये डिस्क्राइब करते हैं कल्चर को और सोशल ट्रेडिशंस, इंडिया की सोशल ट्रेडिशंस को, कल्चर को वो अपनी बुक में डिस्क्राइब करते हैं। ह्यूंग सैंग जो है इंडिया के अंदर आते हैं जब हर्षवर्धन के टाइम पर, जो किंग हर्षवर्धन होते हैं उनके रूल के टाइम पर आते हैं ह्यूंग सैंग, और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सीयू की। और आई सिंह डिस्क्राइब करते हैं सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया को। और देयरफॉर बहुत सारी फॉरेन ट्रैवलर्स जो है केम फ्रॉम टाइम टू इंडिया आते रहे हैं स्प्रेड करने के लिए इंडियन के कल्चर को। वो जो है अपने वर्क वगैरह लिखते हैं और इंडिया के कल्चर को जो है वो एक्सपेंड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर ऑन साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज़ के ऊपर इंडिया के कल्चर का क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले हम देखेंगे लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस। लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस होता है जो लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज का क्या प्रभाव पड़ा है वो देखेंगे। अब देखो एक क्लियर इन्फ्लुएंस प्रभाव देखने को मिलता है इंडियन की लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, पाली एट्सेट्रा का दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। इंडिया की जो लैंग्वेजेस है इनका, फॉर एग्जांपल इन द थाई लैंग्वेज रावण इज मेंशन्ड एज तोशा कथा। अब देखो संस्कृत लैंग्वेज में रावण को दशकंत बोलते हैं। दशकंत मतलब जिसके 10 मुख होते हैं। अब इसी संस्कृत वर्ड को, दशकंत को, उन्होंने थाई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, थाई वर्जन बनाया, जिसका मतलब उन्होंने दशकंत से उन्होंने थोशा कथा इन्होंने नाम रख दिया। सो संस्कृत वर्ड था दशकंत, इन्होंने दशकंत से थाई वर्जन में इन्होंने चेंज किया, इसका नाम रखा इन्होंने, दशकंत का नाम रखा थोजा कथा, जिसका मतलब रावण को मेंशन करते हैं। तो लिया तो इन्होंने वर्ड संस्कृत लैंग्वेज से ही है, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इनको इन्होंने ट्रांसलेट किया, इनको इनका वर्जन चेंज किया। अब सेम ऐसे ही जो किंग है थाईलैंड का जिसका नाम है भूमिबोल अतुल्य देज, अब देखो इन्होंने क्या किया, संस्कृत वर्ड है अतुल्य तेज, अतुल्य तेज से इन्होंने थाई फॉर्म किया। थाई जो लैंग्वेज है इनकी, थाई वर्जन इन्होंने यहाँ से अतुल्य तेज से इन्होंने भूमिबोल अतुल्य देज इन्होंने नाम रख दिया। तो संस्कृत वर्ड इन्होंने अपनी लैंग्वेज में चेंज कर दिया। द ओरिजिन जो है मैनी इंडोनेशियन नेम्स, बहुत सारे ऐसे इंडोनेशियन नेम्स हैं जिनका ओरिजिन संस्कृत लैंग्वेज से हुआ है। सो इन दोनों वर्ड्स का दशकंठ और जो अतुल्य तेज है, ये दोनों संस्कृत वर्ड थे, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इन्होंने वर्जन इनका चेंज किया, थोजा कथा, और इन्होंने अतुल्य देज जो इन्होंने नाम चेंज किया। तो वर्ड तो ये संस्कृत लैंग्वेज के थे, तो ऐसे ही प्रभाव पड़ा है इंडियन की लैंग्वेजेस का दूसरी कंट्रीज़ की जो लैंग्वेज है उनके ऊपर। फॉर एग्जांपल जो प्रोमिनेंट लीडर है इंडोनेशिया का, जो प्रचलित लीडर होता है उसको सुकार्नो बोलते हैं, और जो सुकार्नो की बेटी होती है उसको बोलते हैं मेघावती सुकार्नो पुत्री। अब देखो वेरियस प्लेसेस हैव बीन मेंशन इन द संस्कृत लैंग्वेज, बहुत सारे प्लेसेस को मेंशन किया गया है संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। सो अभी हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल साउथ एशियन हैज़ बीन कॉल्ड सुवर्ण भूमि और सुवर्ण द्वीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो साउथ ईस्ट एशिया को बहुत टाइम तक क्या नाम बोला गया, स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप, जो कि संस्कृत वर्ड है, ये जो है साउथ ईस्ट एशिया को बोला गया। जो एयरपोर्ट है बैंकॉक का और जो कैपिटल है थाईलैंड की, इसका जो है स्टिल नेम, इसको अभी भी इसका नाम दिया गया है सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट। तो ये इंडिया की जो लैंग्वेज है, इन्होंने इंडिया की लैंग्वेज को अपनी कंट्री में इन्होंने एयरपोर्ट ऑफ बैंकॉक, और जो कैपिटल है थाईलैंड की उसका उन्होंने नाम रखा हुआ है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। जो कैपिटल है इंडोनेशिया की जिसका नाम है जकार्ता, ये डेराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जयकृता। अब देखो संस्कृत वर्ड है जिसका नाम है जयकृता, जयकृता को इन्होंने चेंज किया है और इन्होंने जो है जकार्ता नाम रखा है। तो जो कैपिटल थी इंडोनेशिया की जिसका नाम जकार्ता है, वो डेराइव वो कहाँ से ली गई है, वो संस्कृत का वर्ड जयकृता से लिया गया और सिमिलरली और बहुत सारी एग्जाम्पल्स अभी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो नाम है जावा, जावा जो है इंडोनेशिया में जावा जो है आइलैंड है, ये जो डेराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। अब जो जावा नाम है इन्होंने जवदीप से
जवदीप जिसका मतलब होता है यावा, यावा मतलब कि बार्ले शेप्ड का एक ऐसा आइलैंड। सो ये जो आइलैंड है जावा, इन्होंने ये जो नाम है कहाँ से लिया है, ये इन्होंने जवदीप से नाम लिया और इन्होंने जावा इसका नाम रख दिया। तो ये भी संस्कृत वर्ड है। इवन टुडे आज भी वर्ड्स फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज, आज के टाइम पर भी जो संस्कृत लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो दूसरी कंट्री के प्लेसेस है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल इन 1962 में जो नाम है, क्या नाम है, न्यू गिनीज, इन इंडोनेशिया के अंदर न्यू गिनीज एक नाम है, उसको चेंज करके जयपुर रखा गया। वहाँ की कंट्रीज़ के लैंग्वेज के जो नाम है उनको चेंज करके इंडिया की जो कंट्री की लैंग्वेज है उनका जो है नाम इन्होंने दिया है। न्यू गिनीज को इन्होंने जयपुर रख दिया। ऑरेंज माउंटेन को उन्होंने चेंज करके जेविजा माउंटेन रख दिया। इंडोनेशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है उनको बोला गया है, संस्कृत नाम दिया है युद्धगृहा और कृत भक्ति रिस्पेक्टिवली। सो इन्होंने देखो बहुत सारे नाम चेंज किए हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप, और जो एयरपोर्ट ऑफ बैंकॉक है और जो कैपिटल है थाईलैंड की तो स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, और बहुत सारी जैसे जकार्ता का जो नाम है जकृत्य से लिया गया है संस्कृत वर्ड से। जावा का जो नाम है वो ज्वदीप से लिया गया है। न्यू गिनीज जो है चेंज करके जयपुर रख दिया गया है। ऑरेंज माउंटेन के चेंज करके इन्होंने जयविजय माउंटेन रख दिया गया है। और इसके बाद जो डिफेंस और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है इनको इन्होंने चेंज कर युद्धगृहा और कृत भक्ति रख दिया गया। तो बहुत सारी इन्होंने चेंजेस किए हैं संस्कृत जो है लैंग्वेज से वर्ड लेकर इन्होंने, अभी भी इनके जो है प्रेजेंट में भी बहुत वर्ड्स ये यूज़ करते हैं। अब देखो 1999 में मलेशिया चेंज करते हैं नेम ऑफ इट्स स्टेट सीट टू पुत्रजय। तो ये भी अपने चेंज करते पुत्रजय से। जो नाम है कैपिटल ऑफ मलेशिया की जो कैपिटल है जिसका नाम है कुआलालंपुर, विच इज़ मलेशियन वर्जन ऑफ संस्कृत वर्ड चोलनपुरम, मीनिंग ऑफ सिटी ऑफ चोलास। अब दो सिटीज़ ऑफ चोलास है, चोलास डायनेस्टी हमने पढ़ा, तो जो सिटी है चोलास की वहाँ से इन्होंने अपना मलेशियन वर्जन इन्होंने नाम दिया है कुआलालंपुर। अब देखो संस्कृत वर्ड है जिसका नाम है चोलनपुरम, इसको इन्होंने चेंज किया, कुआलालंपुर नाम दिया। वहाँ पर एक हिल स्टेशन है मलेशिया के अंदर इटसेल्फ जिसका नाम है सुंगई पट्टनी, जो कि डराइव्ड किया गया है संस्कृत वर्ड श्रिंगपट्टनम। संस्कृत का वर्ड है श्रिंगपट्टनम, वहाँ से इन्होंने अपनी लैंग्वेज से चेंज किया, इन्होंने सुंगई पटनी इन्होंने नाम रख दिया। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स देते हैं, एविडेंसेस देते हैं लैंग्वेजेस ऑफ बहुत सारी कंट्रीज़ का हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन लैंग्वेज। अब देखो इंडिया की जो लैंग्वेज है संस्कृत, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये हमें अभी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। अब देखो अभी हमने लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस देखा, मतलब लैंग्वेज का क्या इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर पड़ा, वो अभी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है। रिलीजियस मतलब कि जो धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। देखो हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म ये दो ऐसे रिलीजन हैं जो वर्ल्ड के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हुए हैं। किसकी हेल्प से? इंडियन मिशनरीज़ की हेल्प से। मिशनरीज हमने किया एक ऐसा पर्सन जो दूसरी कंट्री में जाकर अपने रिलीजन को स्प्रेड करता है। सो बहुत सारे इंडियन मिशनरीज़ ने, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने, ट्रेडर्स ने, फॉरेन ट्रैवलर्स ने, और इन सभी ने दूसरी कंट्रीज़ में जाकर हिंदुइज़्म को, बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया है, स्प्रेड करने में, एक्सपेंड करने में हेल्प किया। तो देखो इसके बाद दे बिकम, अब ये जो है एक आज के टाइम पर भी जो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन जापान, कोरिया, चाइना जैसी जो ये कंट्रीज़ है, बहुत सारे पीपल जो है हिंदुइज़्म में और बुद्धिज़्म में बिलीव करते हैं। यहाँ के पीपल इन कंट्रीज़ में हिंदू टेम्पल्स, बुद्धिस्ट स्तूपास, रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि रामायण, महाभारत, जकाता, टेल्स, करेक्टर रिलेटेड टू बहुत सारे इंडियन मिथोलॉजिकल जो है डिफरेंट जो प्लेसेस है, और जो एक इंडियन वे ऑफ लाइफ है, कस्टम्स, यहाँ के रीति रिवाज जो है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो है वहाँ पर उन कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। सो ये सारी चीज़ें हैं, हिंदू टेम्पल हो गया, बुद्धिस्ट स्तूपास, रिलीजियस टेक्स्ट जैसे रामायण, महाभारत, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी उस कंट्री में देखने को मिलती हैं। आज के टाइम पर प्रेजेंट में ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सिख कम्युनिटी, अब देखो कनाडा के अंदर सिख कम्युनिटी है बहुत सारी, तो वहाँ पर जो गुरुमुखी लैंग्वेज है उसको सेकंड नेशनल लैंग्वेज का दर्जा वहाँ पर दिया गया है कनाडा के अंदर। इसके बाद हम टेम्पल का प्रभाव देखेंगे कि जो टेम्पल है, अब देखो जो विष्णु टेम्पल है अंगकोर वॉट, कंबोडिया के अंदर एक टेम्पल है जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है। वो लार्जेस्ट टेम्पल है वर्ल्ड के अंदर विष्णु जी का। बहुत सारे जो रामायण, जो बहुत सारे एपिसोड्स रामायण के, महाभारत के, मिथोलॉजिकल स्टोरीज जो है वहाँ की जो दीवार है ना वहाँ पर दिखाई देती है। वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है महाभारत को एंड रामायण को और बहुत सारी स्टोरीज़ को।
जो प्रोमिनेंट सबसे प्रचलित जो चीज़ है वहाँ पर जो दिखाई गई है वो है समुद्र मंथन वहाँ दिखाया गया है। सो इस टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंगकोर वॉट टेम्पल जो कि कंबोडिया में डेडिकेट किया गया लॉर्ड विष्णु को, इसको एक हेरिटेज साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। अब देखो अंगकोर वॉट टेम्पल को 12th सेंचुरी में खमकेर सिंह सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा स्टेट टेम्पल बनवाया गया था। अब इसके बाद देखो बोरोबुद्दूर टेम्पल, जावा के अंदर बोरोबुद्दूर टेम्पल है, इंडोनेशिया, जावा मतलब इंडोनेशिया के अंदर। सो ये लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है वर्ल्ड के अंदर। ये जो टेम्पल है एक पिलग्रिमेज साइट है बुद्धिज़्म के लिए, जो कि डेडिकेट की गई है लॉर्ड बुद्ध को, और डेकोरेट यहाँ पर 504 स्टैचूज़ बनवाए गए हैं लॉर्ड बुद्ध के डिफरेंट पोस्चर्स में। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल माना जाता है बोरोबुद्दूर टेम्पल, जो कि इंडोनेशिया जावा में है। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अब इसके बाद देखो प्रम्बनन टेम्पल जो कि जावा के अंदर लोकेटेड है, जावा इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ये डेडिकेट किया गया है हिंदू के जो 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी, इन तीनों को ये डेडिकेट किया गया है टेम्पल। और इन तीनों की इन टेम्पल के अंदर इनकी खुद की अलग अलग जो है मूर्तियाँ भी है। और इस टेम्पल में उनके जो व्हीकल्स है जैसे कि हंस गरुड़ और नंदी, इनको भी वहाँ पर बनवाया गया है। इन बिटवीन द 2 रोज वहाँ पर 2 रोज जहाँ पर 2 टेम्पल और बनवाए गए हैं दुर्गा और गणेश जी के। अपार्ट फ्रॉम वहाँ पर मतलब कि इंडोनेशिया के अंदर 8 तो मेन टेम्पल्स हैं और 240 जो है स्मॉलर टेम्पल्स इंडोनेशिया में बनवाए गए हैं। बाटू केव्स मलेशिया के अंदर कंसीडर टू बी द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया। अब देखो बाटू केव्स जो कि मलेशिया के अंदर है, इंडिया के अंदर सब है मोस्ट पॉपुलर हिंदू टेम्पल्स है। लेकिन अगर कार्तिकेय जी का जो है टेम्पल इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर देखा जाए तो सबसे जो पॉपुलर टेम्पल है हिंदू टेम्पल वो बाटू केव्स है मलेशिया के अंदर। इसके बाद देखो जो अरावण टेम्पल है जो कि थाईलैंड के अंदर लोकेटेड है, ओनली टेम्पल है लॉर्ड ब्रह्मा का इंडिया के बाहर फ्रॉम द पुष्कर। अब देखो एक टेम्पल है लॉर्ड ब्रह्मा जी का पुष्कर में, राजस्थान इंडिया में। इंडिया के बाहर जाके देखो तो अरावण टेम्पल ही एक अकेला ऐसा टेम्पल है जो कि सबसे क्या है फेमस टेम्पल है, जो कि लोकेटेड है थाईलैंड में। अब जो फेमस टेम्पल है पशुपतिनाथ लोकेटेड इन द काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है, वो डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा जी को। ये रहा वो टेम्पल। अब इसके बाद देखो लीजेंडरी कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने भी इंडिया के कल्चर को दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपेंड किया है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हो वर्ल्ड की स्पेशल इंपॉर्टेंस जो है, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो कि सनातन धर्म टेक्स्ट से रिलेटेड है और पुराण से रिलेटेड है, जो कि क्लियर एक एविडेंसेस है डीप इम्प्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर का, जो कि पीपल्स की माइंड पर देखने को मिलता है। तो एक रेप्लिका ऑफ अंगकोर वॉट टेम्पल को इंस्क्राइब्ड ऑन द नेशनल रेप्लिका होता है प्रतिकृति। जो अंगकोर वॉट टेम्पल है उसको वहाँ की कंबोडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसके ऊपर बनाया गया है। क्या बनाया गया? अंगकोर वॉट को टेम्पल को। तो ये देखने को मिलता है। जो नेशनल एयरलाइन है इंडोनेशिया की इज नेम, उसको नाम दिया गया है गरुड़ा इंडोनेशिया। ये रहा यहाँ पर गरुड़ा इंडोनेशिया, जो कि लॉर्ड विष्णु का व्हीकल है। जो पिक्चर है लॉर्ड गणेश की वो वहाँ की कहाँ की इंडोनेशिया की करेंसी नोट्स पर बनवाई गई है। और जो मूर्ति है लॉर्ड गणेश जी की वो भी इंस्टॉल की गई है राष्ट्रपति भवन। वहाँ का जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ के एंट्रेंस पर लॉर्ड गणेश जी की जो है मूर्ति वहाँ पर बनवाई गई है वहाँ इंडोनेशिया में। और वहाँ की करेंसी पर भी लॉर्ड गणेश जी की जो है वो फोटो बनाई गई है। अब एक मैग्निफिशेंट टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है आउटसाइड द बैंकॉक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इन विच एक ब्यूटीफुल स्टैचू जो है लॉर्ड गणेश का वहाँ भी इंस्टॉल किया गया है। अब देखो मलेशिया के अंदर जो चीफ होता है आर्मी का उसको लक्ष्मण बोला जाता है। और ये जो लक्ष्मण है वो इंस्पायर होता है जो रियल में लक्ष्मण थे जब इन द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड श्री राम, जब लॉर्ड श्री राम जी की विक्ट्री होती है रावण जी को बैटल में हराने के बाद। सो वहाँ से इंस्पायर होते हैं और वहाँ के मलेशिया का जो आर्मी का चीफ है उसको लक्ष्मण नाम यहीं से दिया जाता है, यहाँ से इंस्पायर होके। नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एंड इंडियन मैथोलॉजिकल प्लेसेस देखेंगे। थाईलैंड के अंदर जो रिमेन्स ऑफ अ सिटी नेम अयुत्या सिमिलर टू द अयोध्या। अब देखो अयोध्या है जो कि बर्थ प्लेस है लॉर्ड श्री राम का, तो ऐसे ही थाईलैंड के अंदर एक ऐसी सेम जगह दिखाई ये रही, बिल्कुल सेम अयोध्या के जैसे सेम जगह वहाँ पर पाई गई है जिसका नाम अयुत्या रखा है इन्होंने।
अयुथिया, इन्होंने यहाँ का अयोध्या से अयुथिया इन्होंने नाम रखा है। ये रही साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ है, ये सारी की सारी जो नीचे वाली है। इसके बाद देखते हैं जो नाम है इंडोनेशिया सिटी। अब देखो इंडोनेशिया में एक सिटी है जिसका नाम है मदुरा, जो कि बिल्कुल सिमिलर मथुरा के जैसे है, जो कि बर्थ प्लेस है लॉर्ड कृष्ण का और मदुराई का, जो कि मेन सिटी है साउथ इंडिया की। सो वहाँ पर भी एक सेम ऐसे ही सिटी फाउंड की गई है इंडोनेशिया में जिसका नाम है मदुरा। अब हम पढ़ते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर ऑन अदर कंट्रीज़। इंडिया का जो कल्चर है उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा अदर कंट्रीज़ के ऊपर। सो इंडियन कल्चर हैज़ ऑल्सो स्प्रेड। जो इंडिया का कल्चर है, इंडियन जो संस्कृति है वो चाइना, जापान, कोरिया, अरब कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हुआ है, और उसका एक ग्लिम्प्स जो है हम देखेंगे हमारे कल्चर का उनके कल्चर में। अब देखो थ्रोबोधिधर्म, एक स्कॉलर फ्रॉम कंचीपुरा, एक स्कॉलर है कंचीपुरम से, जो इंडिया का मेथड है, इंडियन मेथड है योगा का और मेडिटेट करने का, वो चाइना पहुंच जाता है। वेयर इट बिकम पॉपुलर, जहां पर ये पॉपुलर हो जाता है चोन के नाम से। मतलब जो योगा और जो मेडिटेशन करने का जो मेथड है वो चाइना में पहुंच जाता है। किस नाम से? चोन नाम से। वहाँ पर चोन बुलाते हैं, इस नाम चोन नाम से वो योगा और मेडिटेशन को बुलाते हैं। तो इन द 4th सेंचुरी में एक एम्परर जिसका नाम था डोन, जो कि पहला रूलर था वेई डायनेस्टी का, वो प्रभावित हो जाता है बुद्धिज़्म से, और बुद्धिज़्म को चाइना का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया जाता है वहाँ पर। एज अ रिजल्ट बुद्धिज़्म जो है पॉपुलर हो जाता है चाइना के अंदर। बुद्धिज़्म जो है चाइना के नॉर्थ ईस्ट कंट्री, कोरिया में भी पहुँच जाता है। मतलब कोरिया में पहुँच जाता है योगा और मेडिटेशन चाइना से योगा में, चाइना से कोरिया में भी जो योगा और मेडिटेशन है वो पहुँच जाता है। इन 352 AD में एक बुद्धिस्ट मॉन्क जिसका नाम था सनाडो, जो कि कोरिया में गए लॉर्ड बुद्ध की एक स्टैचू लेकर एंड इसके सूत्राज लेकर। 404 AD में दो बुद्धिस्ट टेम्पल जो है सिटी ऑफ प्योंगयांग कोरिया में बनवाए गए। जो मेथड है ध्यान योग का वो कोरिया में पहुंच जाता है। अभी किया हमने चाइना से, कोरिया पहुंच जाता है 8th और 9th सेंचुरी में, और वहाँ के जो किंग, क्वीन, प्रिंस, मिनिस्टर्स और वॉरियर्स जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाते हैं। जैसे कि क्वालिटीज़, जैसे कि कंसंट्रेट करने की, फियरलेसनेस, निडरता और बहादुरी। तो ये सारी क्वालिटीज़ में वहाँ के क्वीन, प्रिंस, किंग, मिनिस्टर्स और वॉरियर्स जो है ट्रेन हो जाते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो वो है प्रिंटेड किए जाते हैं कोरिया के अंदर। जो अर्लीस्ट एविडेंसेस है इंडियन कल्चर के वो जापान में भी देखने को मिलते हैं अराउंड 552 AD में, जब एम्परर जो थे कोरिया के एक स्टैचू भेजते हैं लॉर्ड बुद्ध का, और वहाँ के सूत्राज और जो वर्शिप इंस्ट्रूमेंट है वो जापान के एम्परर को गिफ्ट के तौर पर देते हैं। सो कोरिया के एम्परर जापान के एम्परर को लॉर्ड बुद्ध उसके सूत्राज वर्शिप इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है जापान के एम्परर को। सून बहुत सारे जो 1000 ऑफ जापानीज थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाते हैं। बुद्धिज़्म को वहाँ पर स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया जाता है जापान में। संस्कृत लैंग्वेज को भी वहाँ पर एक पवित्र लैंग्वेज माना जाता है जापान में। और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है बिगेन टू रिसीव स्पेशल ट्रेनिंग्स जो है वो संस्कृत लेटर्स और मंत्र को सीखने में वो उनको जो है स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। द स्क्रिप्ट जो वो यूज इज़ नॉन एज सितान, जो स्क्रिप्ट उसको सितान बोलते हैं, जो मानी जाती है जापानीज वर्जन ऑफ संस्कृत वर्ड सिद्धम। संस्कृत वर्ड सिद्धम से सित्तन उन्होंने नाम रखा है जो स्क्रिप्ट सिद्धि देती है। अब देखो तिब्बत जो कि लोकेटेड है हिमालयाज़ के नॉर्थ में, चाइना में तिब्बत है जो हिमालयाज़ के नॉर्थ में, वो एक मेजर सेंटर है बुद्धिज़्म का। 7th सेंचुरी में नरदेव जो कि रूलर है तिब्बत के, वो क्या करते हैं, उनके मिनिस्टर थोनामी संबोध को उनके साथ 16 स्कॉलर्स को मगध भेजते हैं, जहाँ पर वो एजुकेशन लेते हैं इंडियन के मास्टर से, और एक नई स्क्रिप्ट को वो तिब्बत के अंदर क्या करते हैं, फाउंड करते हैं, प्रोपाउंड करते हैं, जो कि किस पर बेस्ड होती है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इंडिया की जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट के जो करेक्टर्स है उसके ऊपर बेस्ड होती है। तो वो एक नई स्क्रिप्ट को प्रोफाउंड करते हैं। अब ये कंपोज करते हैं कुछ एक न्यू ग्रामर बेस्ड ऑन पनानी संस्कृत ग्रामर, आफ्टर विच बहुत सारी संस्कृत टेक्स्ट को बहुत सारी संस्कृत टेक्स्ट को जो है वहाँ की जो लैंग्वेज तिब्बतन है वहाँ उसमें चेंज किया गया है। अब इंडियन का जो ट्रेड और जो कल्चर रिलेशंस है अरब कंट्रीज़ के साथ,
हैव अ वेरी एंशंट, इनकी बहुत एक पुरानी हिस्ट्री है। एज इंडिया और जो अरब कंट्रीज है वो कनेक्टेड बाय बोथ, दोनों की दोनों लैंड और सी रूट से कनेक्टेड है। सो फेमस ट्रीटाइज ऑफ एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मपुत्र सिद्धांत वॉज नोन एज सिंधिन इन अरब कंट्रीज। तो अरब कंट्रीज में ब्रह्मपुत्र सिद्धांत को सिंधिन बोला जाता है अरब कंट्रीज में, और इंडिया का जो मैथमेटिक्स है उसको वहाँ पर हिंदीजा बोला जाता है अरब कंट्रीज में, जिसका मतलब होता है कि टेकन फ्रॉम हिंद, इसका मतलब है हिंद मतलब इंडिया से लिया गया है। तो जो इंडियन डेसिमल सिस्टम और जो प्रिंसिपल था जीरो का, और जो इंडिया के अंदर जो इंडियन डेसिमल सिस्टम है मैथ के अंदर, और जो जीरो का प्रिंसिपल है वो लर्न बाय अरब्स ओनली थ्रू कॉन्टैक्ट विद इंडियंस। इंडियंस ने ये सारी चीज़ें लर्न की है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ कॉन्टैक्ट में आकर। बहुत सारे टेक्स्ट जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ट्रांसलेट किए गए हैं अरेबिक लैंग्वेज में। दस वी हैव सीन दैट इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन, नॉलेज, फिलॉसफी, रिलीजन एंड लैंग्वेज का एक बहुत ही ज़्यादा गहरा इफेक्ट जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर पर देखने को मिलता है। इवन आफ्टर 1000 ऑफ ईयर के बाद भी जो इम्प्रेशन है इंडियन कल्चर का वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है उन कंट्रीज़ के ऊपर, आज भी देखने को मिलता है। तो इट इज़ नॉट ओनली अ साइन ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आवर कल्चर। सो ये सिर्फ हमारे कल्चर का एक एक्सीलेंस का ही साइन नहीं है, बट एक लिविंग एग्जाम्पल है ये प्रिंसिपल ऑफ वसुदेवा कुटुंबकम, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ। ये इंडियन वे ऑफ लाइफ का क्या है, फाउंडेशन है, नींव है वसुदेवा कुटुंबकम, जहाँ पर हर पर्सन इक्वल है। सो चैप्टर 4 जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर इन द वर्ल्ड, क्लास 7th कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।